नमस्कार। मैं डॉक्टर अवधेश नारायण खरे, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, वर्किंग इन एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल। आज हम आपको पोस्ट लंच सेशन में बात करने वाले हैं 3 स्पेशल नंबर्स के बारे में। और इन नंबर्स में मोस्ट स्पेसिफिक पहला नंबर है जो आपका ब्लड प्रेशर है, जो कि एक नंबर के रूप में मालूम पड़ता है। इसके अलावा दूसरा कोलेस्ट्रॉल और तीसरा आपकी वेस्ट सरकमफ्रेंस का साइज़। तो जो पहला नंबर है हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर, इसमें 2 नंबर होते हैं, एक ऊपर का नंबर एक नीचे का नंबर, जिसको हम ऊपर को सिस्टोलिक हाइपर ब्लड प्रेशर बोलते हैं और नीचे वाले को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये क्या है इंपॉर्टेंट नंबर और क्या होता है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जिससे हमारा हृदय से जो हार्ट से जो ब्लड निकलता है और वो कितना प्रेशर एग्जस्ट करता है कितना एग्जर्ट करता है हमारी आर्टरीज पे, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब हार्ट बीट करता है तो जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और जो हार्ट बीट नहीं कर रहा था उस टाइम जो प्रेशर करता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंस होता है? कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना जाता है? 120/70 120/70 बीपी इज़ नॉर्मल बीपी, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर हम प्री हाइपरटेंशन की बात करें तो 120 से ऊपर, जो ऊपर सिस्टोलिक वाली बात करें 120 से 139 तक के बीपी को प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं, और नीचे जो दूसरा डायस्टोलिक बीपी होता है उसमें 80 to 89 को डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। ये बीपी हायर नॉर्मल या फिर प्री हाइपरटेंशन वाले लोग कहलाते हैं, और 140/90 बीपी को हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हमारे नापने के तरीके हैं, जिसमें एक तरीका होता है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जिसमें हम 24 घंटे पेशेंट का ब्लड प्रेशर नापते हैं, जिसमें एवरेज 135/85 से ऊपर ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं। और नाइट टाइम में ये 120/70 रहना चाहिए, और डे टाइम में ये 130/80 रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम ब्लड प्रेशर को डिफ़ाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर के साइन और सिम्टम्स कैसे होते हैं। कई लोगों को मानना रहता है कि हमें ब्लड प्रेशर का कोई समस्या नहीं है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा हमें ब्लड प्रेशर है। तो ये एक साइलेंट किलर है, इसमें कोई साइन और सिम्टम्स नहीं होते। बहुत सारे लोगों को, लगभग 90% से ऊपर लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर भी उनको कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को हेडेक होता है, थोड़ा डिजीनेस, और किसी को नोज़ ब्लीडिंग, ये हो सकते हैं जब ये डेंजरसली हाई होता है ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा 180 और उससे ऊपर। अदरवाइज ब्लड प्रेशर कई बार नहीं। पर ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट करना चाहिए? तो हाइपरटेंशन का इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे, इसके बारे में हम थोड़ा जानें तो हमें ज़्यादा बेहतर होगा। इस बारे में हम बताना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर ऐसा हो सकता है कि सालों आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर रहे और आपको कोई लक्षण महसूस ना हो, और ये अनकंट्रोल छोड़ दिया जाए। पर अगर ये अनकंट्रोल छोड़ दिया जाएगा तो अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर जो है लॉन्ग टर्म में, बहुत लंबे समय में आपकी काफ़ी ऑर्गन्स को डैमेज करता है। आँख, ब्रेन, हार्ट, किडनी, और ये पैरों की नसें, और इस तरीके से काफ़ी जगह डैमेज करता है। तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं? पहले हम बात करते हैं कि जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये अंदर की जो इनर लेयर होती है आर्टरीज़ की, आर्टरीज़ वो होती हैं जो धमनियाँ बोलते हैं, जिनको जो पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करती हैं। वो ब्लड सप्लाई से उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, वो सारी चीज़ें आर्टरीज़ लेके जाती हैं। तो उनकी जो इनर लेयर होती है, जो अंदर की लेयर होती है, उसमें हाई ब्लड प्रेशर के कारण चेंजेस आते हैं, वो सिकुड़ने लगती है, और उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन भी चालू हो सकता है, और कभी कभी उसमें क्लॉट भी जम जाता है। ये इफेक्ट हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर इस इफेक्ट को बढ़ाता है। जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ये सारी समस्याएं होती हैं, तो फिर ये जिन भी ऑर्गन्स में इन वेसल्स में चेंज आएगा, जैसे ब्रेन के ऑर्गन्स में या फिर आपके कहीं और हार्ट के ऑर्गन्स में, जब इन कारणों से इन धमनियों में और इन आर्टरीज में चेंजेस आएगा तो हमको लक्षण प्रतीत होते हैं, जो कि कई सालों बाद हो सकते हैं ब्लड प्रेशर के कंट्रोल होने के बाद। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट में क्या होता है कि जो हार्ट को सप्लाई करने वाली नसें हैं उनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, और जब उनमें धीरे धीरे इस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर के कारण चेंजेस आते हैं, उसमें अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन और बढ़ जाता है, तो फिर ये आर्टरी ब्लॉक होने लगती हैं, और फिर इंसान को ये 3 तरीके से प्रेजेंट हो सकती है। या तो उसको सीने का दर्द होगा, जिसको एंजाइना बोलते हैं, या उसको बैठे बैठे अनस्टेबल एंजाइना, या फिर इनको हार्ट अटैक भी हो सकता है अचानक से, उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन ये सारी समस्याएं हार्ट में पैदा कर सकता है, इसलिए इसको हमें ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। दूसरा, फिर इसके बारे में बात करेंगे और क्या होता है। हार्ट लॉन्ग पीरियड तक अगर हाइपरटेंशन बना रहे तो हार्ट का थिकनेस बढ़ जाता है, हार्ट की मसल्स का थिकनेस बढ़ जाता है, जो कि फिर वो जितना ब्लड प्रेशर से जो भी
ब्लड उसको सप्लाई कर रहा था वो कम पड़ने लगता है। इसके अलावा एक हार्ट फेलियर होता है कि बहुत लंबे समय तक अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे तो हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं और पेशेंट्स को हार्ट फेलियर हो सकता है, जिसमें वो पंप करने की कैपेसिटी उसकी कम हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि जो उसका रिलैक्सेशन प्रॉपर ना हो, जिसके कारण सांस फूलना या फिर जो हार्ट का पंपिंग डायस्टोलिक फेलियर बोलते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को इसलिए ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। दूसरी बात हम करेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन में क्या होता है कि अगर ब्रेन की वेसल्स में थोड़ा सा वही थिकनेस हो जाए या अंदर उसका वो जो ब्लड वेसल्स है वो कम साइज़ की हो जाए या उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए या उसमें ब्लड आ जाएगा, तो क्या होगा, इंसान को कई डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। हो सकता है उस पेशेंट्स को ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हो कि थोड़ी देर के लिए झुंझुनाहट सनसनाहट, या फिर हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपका एक हिस्सा थोड़ा काम करना कम करे और फिर वो वापस नॉर्मल हो जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। और इसका जो सीवियर फॉर्म होता है उसको स्ट्रोक या लकवा लगना बोलते हैं। उसमें वो उसका मेन कल्प्रिट हाइपरटेंशन है। अगर लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहे तो अचानक से ये स्ट्रोक की तरह पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है कि उसमें अचानक से उसका एक नस का हिस्सा बंद हो गया और वो बंद होने के ब्लड क्लॉट के कारण बंद हुआ और वो हिस्सा एकदम से काम करना बंद कर देगा, धीरे धीरे भी बढ़ता है, कभी अचानक से बंद कर दे। और इसके अलावा भी ब्रेन में एक और इफेक्ट होता है हाइपरटेंशन का, स्लो उसकी वेसल्स में चेंजेस आते हैं और वो जो है भूलने की बीमारी बुढ़ापे में ला सकता है। इस बीमारी में क्या होता है, इंसान की मेमोरी, जजमेंट, ये सब चीज़ें थोड़ी इम्पेयर्ड हो जाती हैं। इसलिए तो ब्लड प्रेशर हमारे ब्रेन में 3 तरीके से मेन इफेक्ट जो है, एक जो है इसका स्ट्रोक, ट्राइंजियल इस्कीमिक अटैक और डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, ये सब पैदा कर सकता है। अब हम बात करेंगे इसके अलावा कि किस तरीके से किडनी को डैमेज करता है। किडनी में भी ब्लड सप्लाई वेसल्स के थ्रू ही होती हैं, तो उसकी जो छोटी छोटी कैपिलरीज, छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, उनको अगर ये अफेक्ट करेगा ब्लड प्रेशर तो उसको ग्लोमेरुलस डिसीज़ बोलते हैं, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। उसके कारण से जो है किडनी में डैमेज होता है और बड़ी बड़ी आर्टरीज को भी डैमेज कर सकता है जो मेनली किडनी को सप्लाई करती है। सबसे किडनी फेलियर हो सकता है इंसान को लॉन्ग टर्म में, मतलब जिसका आज ब्लड प्रेशर 180 160 है, वो आज नॉर्मल है, उसका किडनी नॉर्मल है, लेकिन अगर वो अनकंट्रोल रखेगा तो 10-15 साल में ऐसा संभावना बढ़ जाती है और बहुत संभावना रहती है क्योंकि धीरे धीरे किडनी डैमेज होती जाएगी। तो हमें जब दिखती है, जब उसके सिम्टम्स आते हैं, तब किडनी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी होती है। इसलिए हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। आज हम पूरी बात इसी बात पे ले जा रहे हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको क्यों कंट्रोल रखना चाहिए। अब इसके बात करेंगे कि हाँ, ये जो हम आँखों की रोशनी की जाने की बात करते हैं, सिर्फ ये मोतियाबिंद की समस्या नहीं होती है। अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो, ये दोनों ही आँखों की रेटिना जो होती है, जिस पे पर्दा बोलते हैं, उसकी वेसल्स को सप्लाई को ख़राब कर देती है, जिसके कारण हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकती है और इंसान की रोशनी जा सकती है। कभी कभी कोराइड प्लेक्सस एक जगह होती है, वहाँ पे भी ब्लड रिसाव हो सकता है, इसके कारण भी आपकी जो है आँखों की रोशनी में फ़र्क पड़ सकता है। और इवन जो आँखों से संदेश ले जाती है, जो नर्व जो उसके संदेश को ले जाती है कि हमें क्या दिख रहा है, उसकी वेसल्स को भी अगर प्रॉब्लम हो जाएगी हाइपरटेंशन के कारण तो वो भी डैमेज हो जाएगी, तो ऑप्टिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, वो भी हाइपरटेंशन के कारण होता है। अब इसके अलावा और क्या क्या हो सकती है, बोलनेस और ट्रबल इन स्लीपिंग भी हो सकती है। इवन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनी एक कंडीशन होती है जिसमें नेक की वेसल्स, नेक जो है चौड़ा हो जाता है, लोगों को स्नोरिंग होती है और बीच बीच में सांस रुक जाती है, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया बोलता है। ये हाइपरटेंशन को बढ़ा सकता है और हाइपरटेंशन इस कंडीशन को बढ़ा सकता है, तो ये दोनों वाइस वर्सा रहती हैं। अब हम इसके बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ गए कि हाइपरटेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका क्यों हमें इंपॉर्टेंस रखना चाहिए, क्यों हमें सब, इसलिए ये एक इस बारे में ज़्यादा खास जो बात है वो यही है कि ये साइलेंट किलर है, धीरे धीरे जो है आपको डैमेज करता जाता है। जब आपको मालूम पड़ता है तब इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, आपके पास कई सालों, कई दिनों का टाइम होता है जब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक कंट्रोल तो मेडिकेशंस हैं, वो तो डॉक्टर्स लिखते हैं, उसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हो सकता है आपकी दवाइयों की मात्रा कम हो जाए, हो सकता है ये आपकी दवाइयों का एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट को बढ़ाता है और हो सकता है आपको ज़्यादा दवाई ना देना पड़े। और इवन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप जो इनके कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको अलग तरीके से भी कम कर सकते हैं, हार्ट अटैक का रिस्क, अफवा का रिस्क, ये सब भी कम हो सकता है अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। क्या क्या कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, वजन को कम करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, सोडियम को कम लेना, सोडियम कम लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंशन को कम करने में, और अमाउंट ऑफ अल्कोहल को कम करना। अब इसके अलावा और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम स्मोकिंग को बंद कर सकते हैं, कैफीन को कम कर सकते हैं, स्ट्रेस के लेवल को कम कर सकते हैं और रेगुलरली ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उसके बाद फिर अपने जो है डॉक्टर से सलाह लेके उसका अकॉर्डिंग दवाइयाँ और बाकी की मेजर से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर जो अपना हम पहले बात करेंगे वेट के बारे में कि वेट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वेट एक्सेसिव है
तो उसको 10% जितना भी आपका वेट है उसको कम करने से फ़ायदा होता है। जैसे अगर मान लो आपका वेट 70 किलो है, तो अगर आप उससे 10% 7 किलो अगर आप कम करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम होने की संभावना रहेगी और कम हो जाएगा, और आपका ओवरऑल रिस्क जो है हार्ट अटैक और लगने का ये भी कम हो जाएगा। तो वेट लॉस करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं उस बारे में बात करेंगे, वो डाइट में बात करेंगे और एक्सरसाइज में बात करेंगे। अदरवाइज आप कंट्रोल करके और डिफरेंट तरीके से आप वेट को कम कर सकते हैं। वेस्ट सर्कमफ्रेंस के बारे में भी बात करते हैं कि 40 से ज़्यादा जो होती है मैन में और 35 से ज़्यादा फीमेल में वेस्ट ज़्यादा होती है। अब वेट लॉस के बाद एक्सरसाइज जो होती है, एक्सरसाइज कितना ज़रूरी है। एक्सरसाइज में एरोबिक एक्सरसाइज बहुत बढ़िया होती है जिसमें आपकी डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज आती हैं। इसको कम से कम 30 से 40 मिनट आप सप्ताह के मैक्सिमम दिनों में आप मॉडरेट इंटेंसिटी जॉगिंग करें, मतलब थोड़ा थोड़ा दौड़ना जिसको बोलते हैं, उसको आप कीजिए। तब 30 से 40 मिनट मैक्सिमम डेज, मतलब 5 से 6 दिन सप्ताह में, एक आध 2 दिन का आप रेस्ट ले सकते हैं। इसको आप रेगुलरली करिए। ये जो एरोबिक एक्सरसाइज के अलग तरीके हैं, दूसरे तरीके वॉकिंग है, जॉगिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग और डांसिंग वगैरह भी इसका। मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज जो कि वेट लिफ्टिंग वगैरह होता है वो भी थोड़ा हेल्प करता है, पर मेनली एरोबिक एक्सरसाइज ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा हेल्दी डाइट के बारे में हम बात करेंगे। हेल्दी डाइट क्या होती है, तो हम इसमें होल ग्रेन जो डाइट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप पूरा का पूरा जो है ग्रेन को खाएं, रादर देन उसको रिफाइन ना करें, जैसे बिना चोकर का आटा खाते हैं या फिर आप अंकुरित दालें या फ्रूट्स या जो भी खाते हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। और इसमें फ़ैट की मात्रा को लिमिट करना है और बाकी की चीज़ें हैं। तो इस मामले में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। होल ग्रेन को आप कैसे ले सकते हैं, आप पूरा वीट जो है होल लीजिए। आप ओट्स का जो है ओट्स की चीज़ें खा सकते हैं, ओटमील, कॉर्न, पॉपकॉर्न वगैरह, ये सारी चीज़ें जो और अंकुरित करके चीज़ें खा सकते हैं। इसको 4 से 5 बार दिन में खाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हम एक बार खाते हैं, इसको धीरे धीरे खाना और इनके फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा बढ़ाना ज़्यादा मायने रखता है रादर देन एक साथ खाना। वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो 3-4 बार हमें वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, जिसमें ब्रोकली हो गया और कैरेट या गाजर जो हम खा रहे हैं, ग्रीन बीन्स हो गई हैं, पीनट्स हो गए हैं, या मतलब जो मटर है वो सब खाइए। हरी पत्ती की सब्जियां, पालक भाजी, मेथी भाजी, कोई भी भाजी वगैरह अपन खा सकते हैं। इसके अलावा एप्पल्स या फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स भी दिन में कम से कम 3 से 4 बार लेना चाहिए। और उस फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, डेट्स हो गए, आप अंगूर खा सकते हैं, ऑरेंजेस खा सकते हैं, संतरा जैसे संतरा बोलते हैं, पाइनएप्पल खाइए, मतलब डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स आप इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। फैट फ्री डाइट, अगर आपको दूध लेना है तो आप स्किम्ड मिल्क लीजिए या फिर कम वसा वाला मिल्क लेना ज़रूरी है। इसके अलावा आप मीट अगर लेते हैं तो फैट फ्री मीट या लीन मीट लीजिए। रेड मीट में थोड़ा सा ज़्यादा फैट होता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। फ़िश हमेशा ज़्यादा बेहतर फ़ायदा करती हैं, तो फ़िश को आप सप्ताह में 3 या 4 बार या 5 बार ले सकते हैं, ये फ़ायदा करने की चीज़ है। और ड्राई फ्रूट्स का कम से कम सप्ताह में 4 या 5 दिन ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए, एक मुट्ठी भर के। उसमें कौन कौन से ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, उसमें से एक बादाम है, आपका मिक्स नट हो गया, पीनट, इवन मटर और ये मूंगफली, ये भी फ़ायदा करते हैं। और आप अखरोट वॉलनट ये चीज़ें ले सकते हैं। और इसके अलावा पिस्ता काफ़ी हार्ट के लिए फ़ायदा करता है। तो ये चीज़ें हो गई। अगर आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये दिन में 1 या 2 बार से ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कम से कम तेल करना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसा ही तेल गर्म होता है वो ज़्यादा नुकसान करने लगता है, तो तेल को कम से कम मात्रा में लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और हाइपरटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है इसकी नमक की मात्रा बहुत कम होना चाहिए। ये हमें 1.5 से 2 ग्राम सोडियम से कम लेना चाहिए। और 5 ग्राम करीब जो पूरा नमक है उसकी मात्रा 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1 टेबल स्पून में 5 ग्राम करीब नमक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 1 टेबल स्पून पूरा मिला के होना चाहिए। चाहे वो आप प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो उसमें नमक ज़्यादा होता है, अचार चटनी में नमक बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो इसको पूरी तरीके से अवॉइड करिए, ये आपको बहुत मदद करेगी। तो इस तरीके से आप हेल्दी डाइट लेके इसको कम कर सकते हैं। सोडियम कम करने से कम से 2 से 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और जो साल्ट सेंसिटिव जिनको हाइपरटेंशन होती है उनको तो और भी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। तो इसलिए सोडियम को कम करना बहुत ज़रूरी है अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो। और इसके बाद अब लिमिट ड्रिंक, हाँ डेफिनेटली ड्रिंक को तो कम से कम लेना चाहिए, 1 पैक से ज़्यादा अलाउ नहीं है और बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और ये लिवर पे अलग इफेक्ट करता है। स्मोकिंग को बंद करने से बहुत फ़ायदा होता है। यंग जो पॉपुलेशंस हैं उनमें जो हार्ट अटैक का मेन कारण जो होता है स्मोकिंग होता है। इवन स्मोकिंग के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ भी जाता है थोड़ा सा, तो उसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। कैफ़ीन, कुछ लोग कैफ़ीन सेंसिटिव होते हैं इसलिए उनको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो जिनको ये सेंसिटिव ज़्यादा है उनको कम करनी चाहिए इसकी मात्रा। स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है।
तो स्ट्रेस की मात्रा को कम कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मिलिए, अपने जो एक्टिविटीज़ आपको अच्छी लगती हैं उसको ज्वाइन कीजिए। फैमिली सपोर्ट आपको इन सब चीज़ों का स्ट्रेस को आपको कम करने में मदद कर सकता है। बाकी एक और चीज़ है, रेगुलरली आप घर पे मॉनिटरिंग करिए आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, और मॉनिटरिंग बाय डॉक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बताएगा आपको कि कितना ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल है कि नहीं है, और किस तरीके से हमें इसमें और कुछ फार्माकोलॉजिकल या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम राइट ब्लड प्रेशर आपके लिए कितना होना चाहिए रादर देन आप अपने आप डिसाइड करें। और इस तरीके से आपको ये डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम को आपको मदद करती हैं। कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन भी होती हैं जैसे साइलियम और वीट ब्रेन वगैरह, आप अगर एकदम लेंगे तो इससे भी थोड़ा सा बीपी कम होता है। मिनरल्स में मैग्नीशियम, पोटेशियम रिचाई जैसे बनाना और इसमें कोकोनट वाटर में होती है, ये आपको मदद करती है ब्लड प्रेशर कम करने में, तो इसको आप ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड फ़ायदा करते हैं, जैसे फिश ऑयल में पाया जाता है या फिश के सप्लीमेंट्स में पाया जाता है, तो इसको आप ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड भी उसमें मदद करते हैं। तो इस तरीके से आप इन सब डिफरेंट तरीके से अपने इसको कम कर सकते हैं। तो कहानी जो हम समझना चाह रहे थे वो इस बात के लिए था कि ब्लड प्रेशर महसूस नहीं होता है, इसको नापना चाहिए। जब नापने पे मालूम पड़े कि ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे लॉन्ग टर्म में बहुत लंबे समय में आपको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो, क्योंकि कई कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार हो जाएं तो फिर वो उसकी निशानी छोड़ जाते हैं और वो आपको आपकी लाइफस्टाइल और आपके उसमें बहुत दिक्कत दे सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक कराइए। और ये समस्या बहुत प्रिवलेंट भी है, इसलिए इसके बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें कि हर 10 में से 3-4 लोगों को ब्लड प्रेशर होता है एडल्ट लोगों में। इवन ब्लड प्रेशर यंग पेशेंट्स को भी हो सकता है, 23 साल के लड़के को भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, 70 साल के लोगों को भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर सबको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन कॉज है जिसके कारण अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो किडनी डैमेज हो जाता है। तो किडनी डैमेज को अगर रोकना है और बाकी के जो कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट हैं, जो स्ट्रोक है और हार्ट अटैक को रोकना है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत 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 ज़रूरी है। आप ब्लड प्रेशर को अपना रेगुलरली चेकअप कराते रहिए और आप अपने आप डिसाइड ना करें कि क्या लिमिट होती है। मैं आपको बता रहा हूँ 130/80 से बीपी ऊपर कहीं पे भी है तो ये आप हाइपरटेंसिव हो और आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ट्रीटमेंट या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिससे भी हो आपका ब्लड प्रेशर 130 से नीचे हो जाए तो आप इसके दुष्प्रभावों से दूर रह सकते हैं और आप हेल्दी रह सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज था पूरा ब्लड प्रेशर के ऊपर। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।